ओके। श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हमारा कॉलेज आप लोगों को बराबर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को हमारा कॉलेज बराबर वीडियो प्रोवाइड कर रहा है और आप नोट्स बना करके ग्रुप में शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग अपने मूल बिंदु पर चलते हैं। तो ये फिज़िक्स का क्लास है और इस फिज़िक्स के क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। ठीक है, और इसमें प्रकाश के अपवर्तन में ये बताया गया था कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में किए थे। प्रकाश का अपवर्तन है क्या, ये भी बातें उसमें हुई थी, है ना। बताया गया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है या उसके पथ में कुछ परिवर्तन हो जाता है या पथ भ्रमित हो जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने चर्चा किया था और ये भी बात हुई थी कि सघन माध्यम में और विरल माध्यम में क्या स्थिति आती है। ओके, तो और ये भी बताया गया था कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, है क्या, कारण क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, और भी चर्चाएं हुई थी। जैसे आपको मैं बता दूं कि इसमें हम लोग पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में पढ़े थे और पढ़े थे सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध। ये भी मैंने आपको बताया था। स्नेल्स लॉ भी बताया था हमने आपको। ठीक है, और उसके बाद में क्रांति कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये भी बताया गया था। ठीक है, तो ये सब सारी चर्चाएं पिछले वीडियो में की जा चुकी हैं। ठीक, थोड़ा सा हम आपको और क्लियर करना चाहते हैं। जो पिछली वीडियो में बातें हुई थी उसमें जो बातें हुई थी उसमें थोड़ा सा हम और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम इसमें चर्चा कर लेते हैं आपसे। ये बात हुई थी कि ये, ठीक है, कोई तल है ना, दो माध्यमों को बांटने वाला ये तल है। तो ये कि मान लीजिए वायु है, ये जो माध्यम है, एक माध्यम वायु में ले लीजिए और एक माध्यम ले लीजिए, हम ले लेते हैं यहाँ पे कांच। ठीक है, दो माध्यम ले लेते हैं, ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये चर्चा की गई थी कि सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है प्रकाश तो ये जो है कुछ विचलित हो जाता है। ये ठीक है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश का जो किरण होता है वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये बातें पिछली वीडियो में हुई थी। ध्यान दीजिए, अगर ये जो है इस तरीके से है, ये जाने वाली किरणें, ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट रही हैं। धीरे 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 हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। धीरे धीरे ये जो किरण है, ये जो है, एक चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर दें ये। अच्छा, अब ये क्या कहलाता है, अविलंब के साथ जो ये कोण बना रहा है ये कहलाता है आई, और इसको लेते हैं आपतन कोण। ये क्या है, आपतन कोण। और ये निकलने वाला रेज है, ये जो है अविलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसको कहेंगे क्या, आर से डिनोट कहेंगे और इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। तो ये आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक, अच्छा, अब एक स्थिति हम ऐसा कर दें कि इसको इधर भगाते चले जाएं। ठीक, इसको इधर भगाते चले जाएं तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे नीचे आएगा। ठीक, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये जो आर है, सॉरी आई है, आई जो है ये एक ऐसा कोण होगा कि जो ये कोण यहाँ जो बन रहा था वो 90 अंश हो जाएगा, यानी आर बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक,
यानी आई का वो मान जिसके लिए आर का मान 90 होता है। आई का वो मान जिसके लिए ये आई, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, यह आई है, तो आई का वो मान जिसके लिए आर का मान 90 होता है ना, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर सुन लीजिए कि आई का वो मान जिसके लिए आर का मान 90 अंश हो जाए, यानी इस पर बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये पहले ये जो लाइन जाती थी, पहले लाइन इधर जाती थी, यही लाइन इधर ना जा कर के इधर आ जाए, इस लाइन पे आ जाती है, तो ये सीधे कितने अंश का कोण बनेगा भाई? 90 अंश का कोण बनेगा। कब बनेगा? आई के उस मान के लिए, आई के उस मान के लिए जिसके लिए आर का मान 90 अंश हो जाता है, तो आई के उसी मान को सी से डिनोट किया जाता है और उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। ठीक, वो स्थिति क्रांतिक स्थिति कहलाती है और इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान दीजिए, ये अपवर्तन पढ़े थे और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? परावर्तन। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से सारी की सारी, ठीक है, ये यूं कंडीशन बनेगा, यानी ये जो है वायु और कांच, ठीक है, हम दो माध्यम लिए थे, एक लिए थे वायु और एक लिए थे कांच, ठीक है ना, एक लिए थे वायु और एक लिए थे कांच। ध्यान दीजिए, यदि कांच में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यानी जो आई है वो बड़ा हो जाए सी से, आई जो है वो सी से बड़ा हो जाए, तो अपवर्तन कोण आर का मान 90 से अधिक हो जाएगा। तो जो आर का मान है वो 90 से अधिक हो जाएगा, यानी ये टोटल 90 था, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। देखो 90 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया? तो 90 से अधिक हो जाएगा, अर्थात प्रकाश वायु में ना जा कर के, ये देखो ये इधर नहीं जाएगा, प्रकाश वायु में ना जा कर के कांच में ही नए मार्ग पर आ जाएगा। ये कांच से गया फिर उधर ही लौट आया। ठीक, इससे स्पष्ट है कि इसका क्या नहीं हो रहा है? अपवर्तन नहीं हो रहा है। क्या इस प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि हो क्या रहा है? परावर्तन हो रहा है। अर्थात यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन, ध्यान दीजिए, अपवर्तन नहीं कहेंगे, परावर्तन, आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक अध्ययन किए थे। ठीक, अच्छा, आज के वीडियो में हम थोड़ा सा एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे आप लोगों से, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा भाई। ठीक है, आज हम लेकर के आए हैं आपके पास एक नया टॉपिक, आयताकार कांच की झिल्ली में अपवर्तन। एक डाल लीजिए, आयताकार कांच की झिल्ली, आयताकार कांच की झिल्ली में अपवर्तन। नोट कर लीजिएगा, आयताकार कांच की झिल्ली में अपवर्तन। तो ये एक आयताकार ये झिल्ली ले लेते हैं, ठीक है, ये कांच की झिल्ली है। कैसा माध्यम है भाई? कोई कमेंट करेगा? कांच की झिल्ली कैसा माध्यम है? ये है सघन माध्यम। ध्यान दीजिएगा, ये है सघन माध्यम। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। इनका नाम दे दीजिए, ए बी, है ना, सी, चलो इसको डी, ये डी है। ठीक,
अच्छा, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये टोटल सघन माध्यम है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये सघन माध्यम है, और इस पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें आप लोगों की सुविधा के लिए, तो जो आपतित किरण है, यानी मान लीजिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण, ठीक है, और ये क्या हुआ, अविलंब हुआ। इसके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आई से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो और वायु कैसा है, वायु कैसा है, इसके भाई किस कांच के बाहर क्या वायु है, तो वायु कैसा है, विरल माध्यम है। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी ये अविलंब की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ये अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी। उसको सीधे ऐसे जाना तो ऐसे था, जाना सीधे था, ये जाना था सीधे, लेकिन ये क्या है, अपवर्तन के नियम के अनुसार विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरण थोड़ा सा इधर मुड़ गई अविलंब की तरफ, ठीक। अब ये किस माध्यम में आ गई भाई, सघन माध्यम में आ गई। सघन माध्यम में आने के बाद में यहाँ पर पड़ी, यहाँ पड़ने के बाद में फिर ये क्या होगी, इसका नाम ये जो है फिर निर्गत होगी, निर्गत किरण होगी। तो ये जो है यहाँ पर एक अभिलंब इसको मिलेगा, यहाँ पर एक अभिलंब इसको और मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ गई तो अभिलंब से ये दूर हटेगी। और ये किरण अगर जनरली जाती तो कैसे जाती, इसे सीधे जाना था इसको, तो इसे सीधे जाती। अब ये जो है ये दोनों एक दूसरे क्या क्या हो गए, समांतर हो गए, देखिए समांतर हो गए। कहने का मतलब क्या है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये तो फिर रहा फिगर, ये तो रहा फिगर। अब मैं इस पर डिटेल आपसे बात करूँगा इस फिगर पे। देखिए, आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। और यही बात अगर कहा जाए कि अगर विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये घटना आप पढ़े हैं, है ना। अच्छा, इस यहाँ पर जो हम लोग कांच जो आयताकार झिल्ली है या आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार कांच से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। अभी देखें आप कि जो आपतित किरण थी, है ना, आपतित किरण थी और ये आपतित किरण सीधा ऐसे जाती, तो जो आपतित किरण थी और जो निर्गत किरण थी, ये निर्गत यहाँ पे या फिर भगेगी इसे, तो जो आपतित किरण थी और जो निर्गत किरण थी वो ये क्या आपतित किरण है, सीधे से जा रही है, और ये है तो ये क्या है, निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन किरण अपने मार्ग से थोड़ा विस्थापित हो जाती है। समांतर तो होती है लेकिन थोड़ा विस्थापित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच की झिल्ली से गुजरती है तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण आयताकार कांच की झिल्ली से गुजरती है तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मध्य लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन। ये पार्श्व विस्थापन कहलाता है, ये पार्श्व विस्थापन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी होती है उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ सारी बातें आप कंफर्म कर लीजिए इस फिगर में, ठीक है।
तो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस फिगर को आपको एक्सप्लेन कर देना है बस, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इस फिगर को आप एक्सप्लेन कर देंगे कि अपवर्तन की इस क्रिया में अपवर्तन 2 प्रकार हो रहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में जो अपवर्तन है वो 2 प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार से अपवर्तन कैसे हुआ। भाई ये कांच की झिल्ली है, तो ये आने वाली किरण तो पहले ये हुई, ये क्या है, वायु है, तो ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम हुआ, ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम हुआ। तो पहले तो 2 बार कैसे अपवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम बार जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की झिल्ली, यानी जब ये ए बी पृष्ठ पर पड़ती है, ये भी, ये देखिए कि ए बी क्या है, पृष्ठ है, तो जब ए बी पृष्ठ पर पड़ती है तो तथा, है ना, ध्यान दीजिएगा, जब ये ए बी पृष्ठ पर पड़ती है तथा दूसरी बार ये नीचे वाले ए बी सी डी, इसको हमने नाम दिया था, तो सी डी पर जब पड़ती है तो ये यही देखो, ये अविलंब हुआ और ये सघन माध्यम आई तो इधर थोड़ा मुड़ेगी, जाना था इसको ऐसे। अब यहाँ पर पड़ी सी डी पर, तो सी डी से जब पड़ेगी तो ये फिर क्या होगी, ये अविलंब, तो फिर क्या होगी, विरल माध्यम में पहुँचेगी तो फिर दूर हटेगी ये सब। तो 2 बार इसका हो रहा है। पहला तो ए बी पर, ये ए बी पर शुरुआती पर, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की। अब यही ये क्या होगा, सघन माध्यम हुआ, अब सघन माध्यम से फिर ये क्या हो रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ए बी क्या हुआ, विरल से सघन, और सी डी कैसा हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ सघन से विरल माध्यम में। तो इस तरीके से 2 बार इसका क्या हो रहा, अपवर्तन हो रहा है ना। इसी कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है, जो कि 2 बार इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो 2 बार जब अपवर्तन हो रहा है तो निर्गत किरण जो है वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। लेकिन प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पार्श्विक विस्थापन जरूर प्राप्त होता है। ठीक, तो ये है आपका आयताकार झिल्ली, आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लेंस क्या है, ठीक, तो आइए सीखते हैं लेंस। हम लोग दर्पण पढ़े हैं, ठीक है, दर्पण के बारे में अध्ययन किए हैं। आगे हम लोग आज थोड़ा सा लेंस के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंस क्या है ये पहले सीखेंगे। तो ऐसे पारदर्शक माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल, ध्यान दीजिएगा, 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो उसे लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस के प्रकार, तो जनरली लेंस जो है आपको 2 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला जो है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में जैसे आप उत्तल दर्पण पढ़े थे, वैसे यहाँ पे उत्तल लेंस पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा आप अंतर देख लीजिएगा। वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं, बीच में मोटे और किनारे पर पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और ये क्या होगा, पारदर्शी होगा। और वो उसमें क्या होता था, उत्तल दर्पण में क्या होता था, ये अंदर का भाग जो होता था वो पेंट होता था, केवल बाहरी भाग क्या होता था, चमकीला होता था उत्तल में। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ दोनों तरफ पारदर्शी माध्यम आपको प्राप्त होगा। दूसरा आपको पढ़ना है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होगा, है ना, बीच में पतला किनारे पे मोटा, बीच में पतला किनारे पे मोटा, यानी वह लेंस जो बीच में से पतले किनारे पर मोटे होते हैं उन्हें
अवतल लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण में आपने पढ़ा था कि जो अंदर का भाग होता है क्या होता है, चमकीला होता है, और बाहर का भाग क्या होता है, पेंट होता है। यानी धंसा हुआ भाग चमकीला जिसमें होगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल लेंस क्या होगा, पारदर्शक होगा, हाँ ना, दोनों तरफ पारदर्शक होगा, बीच में मोटा, किनारे पे पतला, सॉरी बीच में पतला, किनारे पे मोटा। तो ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनके बारे में आप पढ़िए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। जैसे वहाँ भी हम लोग कुछ परिभाषाओं को पढ़े थे, तो यहाँ पर भी हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग हम लोगों का है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वहाँ हम लोग पढ़े थे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो हेडिंग डाल लीजिए, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है भाई, अभी वहाँ हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे प्रकाशिक केंद्र। तो ध्यान दीजिए, पहले सुन लीजिए। प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और उसे ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ओ से लिखा जाता है। दूसरा वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र, इसको ध्यान दीजिए, सुनिए। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, मैंने वहाँ भी आपको बताया था, उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, जिस गोलीय पृष्ठ के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये गोला होगा, इसको काट करके ही तो बनाया गया होगा, तो ये इसका केंद्र यहाँ होगा, तो इसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फिर वही बात, वक्रता त्रिज्या में भी ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या। लेंस जिस गोले का भाग होगा उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये ध्यान दीजिए, इसको काटा गया होगा, तो ये जो है भाग, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब है मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिए, लेंस के दोनों, हाँ इसका अगला हम हेडिंग डाल लीजिए, मुख्य अक्ष, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ, तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, उसे लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, फोकस में थोड़ा दो तरीके से आप परिभाषा इसमें सीखेंगे। तो फोकस या मुख्य फोकस, इसमें दो तरीके से है, चाहे इसको फोकस कहो या इसको मुख्य फोकस भी कह सकते हो, मुख्य फोकस, ये भी कह सकते हो, फोकस अथवा मुख्य फोकस। तो लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक प्रथम फोकस जिसको F1 से लिखा जाता है, और एक दूसरा जो है F2 से लिखा जाता है। तो दो फोकस होते हैं, F1 तथा F2, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपवर्तन कहेंगे, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वहाँ पर भी वैसे हुआ था कि टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, यहाँ अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी।
उस बिंदु को प्रथम फोकस F1 कहेंगे। इसी प्रकार लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस यानी F2 कहते हैं। ठीक, अगला है फोकस दूरी। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा है ना, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है? लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अगला है द्वारक। अगला जो है उस हेडिंग डाल लीजिएगा, द्वारक। लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब आप थोड़ा सा एक फिगर भी इसमें देख लीजिए। जैसे ये आपका ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये मुख्य, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर की मुख्य अक्ष के जाने वाली किरणें इस तरीके से ये यूँ इधर से आती हुई इसे प्रतीत होंगी। जो भी किरणें होंगी यूँ जो है इसे आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पे देखो टकराई, ये क्या हुआ? F1। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी? F1 कहलाएगी, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी? F1 कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। इसी प्रकार से आप उत्तल के लिए भी देख सकते हैं। ये क्या है? उत्तल दर्पण है, सॉरी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद में फोकस से होकर जाएंगी। ये फोकस है, ये वो है फोकस और वक्रता केंद्र। ये फोकस और पोल यानी इसको कहते हैं ध्रुव। फोकस और ध्रुव, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसको इतना ही और बढ़ा दीजिए तो यहाँ C होता है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ये F है तो ये भी F होगा, ये टोटल क्या होगा? 2F होगा ना। इसको R से डिनोट किया जाता है, आप उधर पढ़े थे, ठीक। तो ये आपका जो है रहा लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना और रेखीय आवर्धन, ठीक है, और लेंस की क्षमता, ठीक है। इन सब के संबंध में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।